हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में हम एमपीपीसीएस के लिए जो क्वेश्चन पेपर है वो देख रहे थे, जिसमें हमने पहला वीडियो देख लिया है 25 क्वेश्चन तक, और उससे आगे आज हम कवर करेंगे। तो चलिए आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और जिन्होंने पुराना वीडियो नहीं दिया है, इस वीडियो के अंतिम में आ जाएगा, आप क्लिक करके उसे देख सकते हैं। देखिए, अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम के धारा 3 के अंतर्गत निम्न में से कौन अपराधी होगा? ऑप्शन है जो अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग का सदस्य हो, जो अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य हो, जो एससी एसटी वर्ग का सदस्य ना हो, जो किसी भी जाति का सदस्य हो। तो आंसर आपका समझ जाएंगे आप। जो अनुसूचित एससी एसटी वर्ग का नहीं है, वो अगर प्रताड़ित करता है एससी एसटी वालों को, तो वो एक तरह से इस धारा के तहत अपराधी होगा। तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखना है। एक सेकेंड, ये साइड में राइट हैंड पर देखिए 31वां सवाल देखते हैं। एक लोक सेवक जो एससी और एसटी का सदस्य नहीं है, अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम की धारा 3 के अधीन दंडनीय अपराध करता है, तो वह दंडित किया जा सकेगा अधिकतम आजीवन कारावास से 1 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास से, किंतु जो 5 वर्ष तक का हो सकेगा अधिकतम 7 वर्ष तक के कारावास से, 1 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास से, किंतु जो उस अपराध के लिए उपबंधित दंड तक हो सकेगी। तो आपको जवाब देना है, आंसर इसका डी है। ध्यान में रखना है ये अच्छे से। और नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए इधर 27वां सवाल देखते हैं, लेफ्ट हैंड पर देखिए। लोक सेवक द्वारा कर्तव्यों की उपेक्षा के लिए दंड का प्रावधान है, तो इसमें से आंसर बताना है आपको। धारा 3 के अंतर्गत, 4 के अंतर्गत, 5 या फिर 6 के अंतर्गत। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो है आपका धारा 4 के अंतर्गत, धारा 4 की अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के अंतर्गत। तो ये ध्यान में रखना है। इधर राइट हैंड पर देखिए 32वां सवाल देखते हैं। अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम के अंतर्गत विशेष न्यायालय का गठन कौन करता है? तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है आपको। मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति पर राज्य सरकार करती है। तो ये आंसर हो गया इसका, ध्यान में रखना है, बिल्कुल रट लेना है। और इधर नीचे देख लेते हैं 33वां सवाल। एससी एसटी अधिनियम की धारा किस धारा को अग्रिम जमानत प्रतिबंधित है, यानी अग्रिम जमानत नहीं हो सकती? तो आपको जवाब देना 17, 18, 19, 20 में से। तो इसका जो आंसर मैं बता देता हूँ आपको, ये है 18, यानी धारा 18 के तहत अग्रिम जमानत नहीं हो सकती। और आपका 28वां सवाल देख लेते हैं। इधर लेफ्ट हैंड पे देखिए। अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम की धारा के अनुसार दोबारा दोष सिद्धि पर दंड का प्रावधान है। तो ये ऑप्शन दिए गए हैं आपके, और इसका जो आंसर बता देता हूँ मैं आपको डायरेक्टली। इसका आंसर है सी, कम से कम 1 वर्ष, जो अधिकतम उस अपराध के लिए प्रावधानित दंड तक हो सकेगा। उसी के नीचे देखिए 29वां सवाल। अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम की धारा 7 के तहत विचारण के दौरान अपराध की संपत्ति, ये ऑप्शन दिए, कुर्क की जा सकती है, कुर्क नहीं की जा सकती, केवल स्थावर संपत्ति कुर्क की जा सकती है, या फिर जंगम। स्थावर का मतलब स्थायी, जंगम का मतलब एक तरह से पैसा वगैरह, और स्थावर का मतलब जैसे भूमि वगैरह है, ये स्थावर में आती है। और जंगम हो गया आपका जो चलयमान है, एक तरह से जो बैंकों में पड़ा पैसा हुआ, या फिर नकदी हुआ, या फिर कोई भी स्थिति हुई जो चलायमान है वो। तो इसमें से कौन सी कुर्क की जा सकती है? तो इसका आंसर जो है आपका कुर्क की जा सकती है, ये ध्यान में रखना है। कोई भी हो वो सारी ही कुर्क की जा सकती है। इधर 34वां सवाल देखिए। सिविल अधिकार अधिनियम के तहत धार्मिक निर्योग्यता लागू करने के लिए किस दंड का प्रावधान किया गया है? 6 माह का कारावास, 500 रुपये का जुर्माना, या कम से कम 1 माह का कारावास जो 6 माह तक हो सकेगा, और 500 रुपये का जुर्माना जिसकी रकम 100 रुपये से कम नहीं होगी। ए और डी वहाँ है आपका 1 माह का कारावास। तो इसका आंसर जो है वो सी है। आप अच्छे से ध्यान में रख लें। नेक्स्ट देख लेते हैं। 30वां सवाल है, देखिए राइट लेफ्ट हैंड पर। अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के तहत किस अपराध के निवारण के लिए राज्य सरकार किस धारा के अंतर्गत विशेष अधिकारी को नियुक्त कर सकती है? धारा 10, 9, 11 या फिर 12। तो आपका जो आंसर है वो है आपका धारा 9 के तहत। तो ये ध्यान में रखना है। मैं आपको एक तरह से जो धाराएं हैं उनके बारे में एक अलग से वीडियो बना दूंगा, पहले ही पूरा पेपर हो जाए। 4 सीरीज में चलेगा ये पेपर, तो बाद में बना दूंगा मैं आपके लिए।
इधर राइट हैंड पर नीचे देखिए 35वां जो सवाल है उसे देखते हैं। सिविल अधिकार अधिनियम के तहत किस सार्वजनिक सवारी का उपयोग करना या उसमें सवारी करने से रोकना धार्मिक निर्योग्यता है, सामाजिक निर्योग्यता है, कोई निर्योग्यता नहीं है, या फिर अ और व दोनों हैं? तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्या होगा इसका आंसर बताइए? आंसर होगा सामाजिक निर्योग्यता है ये। और नेक्स्ट देख लेते हैं, 36वां देख लेते हैं। सिविल अधिकार अधिनियम के तहत धारा 7 के अंतर्गत किसी व्यक्ति का बहिष्कार करना शब्द से क्या तात्पर्य है? तो इसका जो आंसर है, मैं आपको आंसर पढ़ के बता देता हूँ डायरेक्ट। उपरोक्त सभी यानी कि सारे के सारे देख लेते हैं। किसी व्यक्ति को कोई भूमि पट्टे पर देने से मना करना, किसी भूमि के उपयोग के लिए अनुज्ञा देने से मना करना, किसी व्यक्ति के साथ कोई कारोबार करने से मना करना। इधर देख लेते हैं 40वां सवाल, इंपोर्टेंट है। मानव अधिकार अधिनियम 1993 में है कितनी क्या चीजें हैं, एक तरह से पता चलता है। इसका जो आंसर मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। देखिए इसका आंसर है 43 धाराएं हैं उसमें और 8 अध्याय हैं। तो इसे आप रट लें ढंग से, अच्छे से। कुछ भी पूछ सकते हैं, मान लीजिए यही पूछ सकते हैं आने वाले समय, या फिर अध्याय पूछ सकते हैं अलग से। इसके नीचे जो क्वेश्चन है 41वां, वो देख लेते हैं। मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र में कुल कितने अनुच्छेद हैं? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, अभी अभी ऊपर ही एक तरह से आया है ये। तो इसका जो आंसर आप बता सकते हैं, इसका आंसर है 43, क्योंकि 43 धाराएं थी और 8 अध्याय हैं। तो देखिए अलग से दे दिया है यहाँ पर। इसके नीचे देख लेते हैं। मानव अधिकार को सार्वभौमिक घोषणा को अंगीकार किया गया था। तो आपको बताना है आंसर। ये 10 दिसंबर तो बिल्कुल सही है, क्योंकि मानवाधिकार दिवस जो मनाया जाता है 10 दिसंबर को, लेकिन कौन सी सन इंपॉर्टेंट है, सन याद रखनी है आपको। तो इसका जो आंसर है वो आपका 1948 में, ये ध्यान में रखना है। फिर देखिए लेफ्ट हैंड पर 37वां सवाल, सिविल अधिकार अधिनियम की धारा 13 प्रावधान करती है कि यदि किसी सिविल न्यायालय के समक्ष कोई दावा इस अधिनियम के प्रतिकूल हो तो सिविल न्यायालय ग्रहण करेगा। सिविल न्यायालय के स्वविवेक पर होगा, मामले को ग्रहण नहीं करेगा, या फिर अधिनियम में ऐसा प्रावधान नहीं है। तो जवाब देना है आपको। तो इसका जो आंसर है वो सी है, मामले को ग्रहण नहीं करेगा। इम्पोर्टेंट है ये, ध्यान में रखें इसे। इधर देख लेते हैं 43वां सवाल, SC/ST जो अधिनियम है वो अनुसूचित जाति एवं जनजाति की उन्नति के लिए एक प्रावधान है जो निम्न में से किस एक सिद्धांत पर आधारित है? पृथक्करणीयता का सिद्धांत, अधिमानी स्थिति का सिद्धांत, या संरक्षा विभेद का सिद्धांत, या सामंजस्यपूर्ण अर्थान्वयन का सिद्धांत। इम्पोर्टेंट है बहुत ही ये, थोड़ा एक तरह से मान के चलिए विश्लेषणात्मक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर आप बताइए थोड़ी देर। देखिए मैं बताता हूँ इसका आंसर क्या है। संरक्षा विभेद का सिद्धांत, यानी सभी को रक्षा एक तरह से प्रदान करना है इसका उद्देश्य। देखिए SC/ST 44वां देख लेते हैं। SC/ST जो अधिनियम है के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट करने का प्रयोजन है। शीघ्र विचारण, संबद्ध विचारण, पीड़ितों के लिए विशेष सुरक्षा, या फिर उपयुक्त सभी। तो आपको जवाब देना है, इसका आंसर है उपयुक्त सभी। और इसी के नीचे 45वां देख लेते हैं। सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट के तहत दोषी व्यक्ति, संस्था आदि के पास शासकीय अनुज्ञप्ति को रद्द करने का अधिकार है। सरकार के पास, राज्य सरकार के पास, न्यायालय के पास, केंद्र सरकार के पास, या फिर कलेक्टर के पास। तो आपको जवाब देना है, इसका आंसर है न्यायालय के पास है। ये ध्यान में रखना है, रट लें इसे अच्छे से। इधर देखते हैं 38वां देख लेते हैं। निम्नलिखित में से मानव अधिकार अधिनियम 1943 यानी ये 1993 के संबंध में कौन सा सत्य नहीं है, ये बताना कौन सा सत्य नहीं है। पहला है राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर 8 जनवरी 1994 को किए थे। दूसरा है स्टेटमेंट, यह 28 सितंबर 1993 से लागू हुआ था। इस अधिनियम में 2006 में व्यापक संशोधन किए गए। तो इन तीनों में से कौन सा सही है? पहला सही है केवल, दूसरा सही है, या फिर तीसरा सही है? इनमें से कोई सही नहीं है। तो इसका जो आंसर है आपको बताना है, इसका आंसर होगा 3, यानी तीसरा सही नहीं है। बाकी ये पहला और दूसरा जो है बिल्कुल सही है। उसी के नीचे 39वां सवाल देख लेना। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। न्यायमूर्ति RS पाठक, या फिर रंगनाथ मिश्र, या फिर HS वर्मा, या फिर HJ शाह। तो आपको जवाब देना है। आंसर क्या है इसका? आंसर है इसका B, रंगनाथ मिश्र। और इधर